हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, जनरल बैंकिंग की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे डीआईसीजीसी के बारे में। तो डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अब ये क्यों है डीआईसीजीसी? तो फ्रेंड देखिए, जैसे मान लीजिए आपने जो है अपने जीवन में बहुत सारी कमाई की और मान लेते हैं कि आपने टोटल 2 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक है, आपने इस दो करोड़ रुपए को अपने बैंक में उठा करके एफडी करवा दी, मान लेते हैं। यदि मान लेते हैं किस्मत ख़राब है और किसी वजह से ये बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब कहने का दिवालिया हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपको कुल कितने पैसे भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस करने का दावा करती है, उसी बारे में है। तो इस 2 करोड़ में से फ्रेंड्स सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी डीआईसीजीसी की होती है। ओके, यानी बैंक से आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी 1,95,000 रुपए आपके निकल जाते हैं इधर उधर में। ठीक है फ्रेंड, तो डीआईसीजीसी यही करता है कि जो भी पैसा आप उसमें जमा करते हैं उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो बैंक में। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा था फ्रेंड्स आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। ओके, अब इसमें डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स आर इंश्योर्ड बाई डीआईसीजीसी। तो बैंकों में जो भी पैसा जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आरडी हो, एफडी हो, सभी को डीआईसीजीसी इंश्योर करता है। फिर डीआईसीजीसी जो है ये होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा अधिकार इसके ऊपर है। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल बैंक टू गेट देयर कस्टमर्स मनी इंश्योर्ड, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, सभी बैंकों के ऊपर कंपल्सरी कर रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपने कस्टमर के पैसे को इंश्योर्ड करवाएं। ठीक है, ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक और आरआरबीज आर इंश्योर्ड बाई डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी से इंश्योरेंस करवाना सभी कमर्शियल बैंक के लिए, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, चाहे आरआरबीज हों, चाहे फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैंडेटरी होता है। प्राइवेट बैंक भी इसके दायरे में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब सवाल ये है कि कितने रुपए इंश्योर करता है डीआईसीजीसी? तो पर अकाउंट 5 लाख रुपए। ओके, पर अकाउंट 5 लाख रुपए इंश्योर करता है। ठीक है, पहले ये 1 लाख रुपए था, अभी करंट टाइम पे 5 लाख रुपए पर अकाउंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब जो डिपॉजिट अब चूंकि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में आपसे वो प्रीमियम लेगा, लेकिन जो प्रीमियम है फ्रेंड्स उसे कौन पे करता है? बैंक पे करता है। कस्टमर के ऊपर इसका कोई लोड नहीं आता है। जो ये इंश्योरेंस दे रहा है कि हम 5 लाख रुपए हर अकाउंट के पीछे आपको लौटाएंगे, उसके बदले में डीआईसीजीसी पैसे लेता है, प्रीमियम लेता है। वो प्रीमियम कौन पे करता है फ्रेंड्स? इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करता है। अब कितना है चार्ज, कितना है फ्रेंड? तो हर 100 रुपये पे 1 साल में 12 पैसे जो है लगते हैं इंश्योरेंस के। कितना? 100 रुपये पर 12 पैसे, हर 100 रुपये पर 12 पैसे लगते हैं हर साल, है ना। इस साल भी 12 पैसे, अगले साल भी 12 पैसे, उसके अगले साल भी 12 पैसे, हर 100 रुपये पर इतना देना पड़ता है बैंकों को। अब जो प्रीमियम पे होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पर होता है। तो हाफ ईयरली बेसिस का मतलब हुआ कि 12 पैसे का आधा देंगे, तो पहले 6 पैसे देंगे, फिर अगले जो है हाफ ईयरली में फिर 6 पैसे देते हैं बैंक। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो आपसे पूछा जाता है, देखिए 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो कितना अमाउंट इंश्योर्ड रहता है? 5 लाख रुपए पर अकाउंट इंश्योर्ड रहता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरता है? बैंक भरता है, कस्टमर के ऊपर कोई लेना देना नहीं, ना कस्टमर से वसूले भी नहीं जाते हैं। ओके, और तीसरे जो आपसे पूछे जाते हैं कि कितना जो है इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, तो 12 पैसे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, 100 रुपये पर 12 पैसे 1 साल का लगता है, और प्रीमियम हाफ ईयरली पेएबल होता है, यानी कि 6 पैसे देने होते हैं। ओके, हर हाफ ईयरली पर 6 पैसे। अब डीआईसीजीसी जो है क्या क्या इंश्योर करता है? तो ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, चाहे आपका सेविंग अकाउंट का पैसा हो, चाहे आपकी एफडी हो, चाहे आपका करंट अकाउंट का पैसा हो, चाहे आरडी का पैसा हो, ये सभी चीज़ें इंश्योर्ड रहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या चीज़ें इंश्योर्ड नहीं रहती हैं? कौन से डिपॉजिट डीआईसीजीसी इंश्योर्ड नहीं करता है? तो फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा है अगर हमारे देश में जमा है तो उसको नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा बैंकों में जमा है उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है। और इंटर बैंक डिपॉजिट, जो एक बैंक दूसरे बैंक में एफडियाँ करवा लेता है, उन पर भी कोई इंश्योरेंस नहीं दी जाती है डीआईसीजीसी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा किसी बैंक में डिपॉजिटेड है, मान लीजिए 100 करोड़, और बैंक अगर दिवालिया होता है
तो DICGC की कोई जिम्मेदारी नहीं इस पैसे को लौटाने की। आपस में एक बैंक ने, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे बैंक में से, मान लीजिए केनरा बैंक में 500 करोड़ रुपए की FD करवा रखी है, तो इस पर भी कोई रिफंड की वो गारंटी नहीं देगा DICGC, क्योंकि वो इंटर बैंक डिपॉजिट है। ओके, तो ये डिपॉजिट कवर नहीं होते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस FAQ टाइप के यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो भी कमियाँ रह गई हों वो भी क्लियर हो जाएं। डज DICGC इंश्योर्ड जस्ट द प्रिंसिपल ऑन अकाउंट आर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट? तो ध्यान रखिएगा, DICGC से पूछ रहे हैं कि जो मूलधन जमा रहता है हमारे खातों में उसको इंश्योर करता है या मूलधन प्लस ब्याज दोनों को? तो ध्यान रखिएगा दोनों, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ, है ना। अप टू 5 लाख, उस खाते में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, चाहे वो मूलधन हो और चाहे वो ब्याज हो, चाहे दोनों हो, उससे उसे मतलब नहीं है, है ना। जैसे मान लीजिए आपने खाते में 2 लाख रुपए जमा किए हैं और धीरे धीरे करके आपके खाते में 4 लाख रुपए का जो है ब्याज आ गया है, तो कुल मिलाकर अगर 6 लाख रुपए हो गए हैं तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है DICGC आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ आर इंश्योर्ड। ओके, कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज बाय डिपॉजिटिंग फंड्स इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट एट द सेम टाइम एट द सेम बैंक? मतलब कहने का इनका ये है कि अगर हम जो है ऐसा करें कि कुछ पैसा जो है सेविंग अकाउंट में डालें, कुछ करंट अकाउंट में डालें, कुछ पैसा जो है RD में डालें, कुछ FD में डालें, तो क्या उससे हमारा जो है इंश्योरेंस इंक्रीज हो जाएगा? मतलब कहने का, मान लीजिए आपने 5 लाख की FD करवा रखी है, 10 लाख रुपए आपके करंट अकाउंट में हैं और 10 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में हैं। ठीक है, RD में भी आपने 12 लाख रुपए बना लिए हैं, तो क्या हर एक पर जो है 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा एक व्यक्ति को? सवाल ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑल फंड्स हेल्ड इन सेम टाइप ऑफ ओनरशिप एट द सेम बैंक आर एडेड टुगेदर बिफोर डिपॉजिट इंश्योरेंस डिटरमाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पैसे सेम टाइप की ओनरशिप में हैं सेम बैंक में, वो सारे पहले जोड़े जाते हैं और फिर जो है इंश्योरेंस को डिटरमाइन किया जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए राम ने एक अकाउंट खोला, अब राम ओनरशिप का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे सोल प्रोप्राइटर ओनर है उसका, या फिर 2 लोग हैं जॉइंटली ओनर है। तो मान लीजिए राम ने अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, करंट अकाउंट में भी मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए की FD भी करवा रखी है और 10 लाख रुपए की RD में पैसा डिपॉजिटेड है। अब चूंकि राम ओनर है सभी खातों का, ओनरशिप सेम है, इफ़ द सेम टाइप ऑफ ओनरशिप इज देयर, तो ये सबकी ओनरशिप एक साथ है, तो इसलिए ये सारे पैसे एक साथ जोड़े जाएंगे। तो 10 और 15 ये जो है 25 लाख रुपए हो गए। अब इसमें से केवल 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस मिलेगा उसको। लेकिन अगर ओनरशिप डिफरेंट हो तो फ़ायदा मिल सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए राम ने 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल रखे हैं और राम और उसकी वाइफ मान लीजिए जो है सीता ने 10 लाख रुपए की FD करवा रखी है, से फॉर एग्जांपल। तो इसकी ओनरशिप अलग है और इसकी ओनरशिप अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें राम अकेला ओनर है, इसमें राम और उनकी वाइफ दोनों मिलकर के ओनर हैं। तो ये अलग ओनरशिप है, ये अलग ओनरशिप है, तो इसमें ये इस पर इंश्योरेंस अलग मिलेगा और इस पर इंश्योरेंस अलग मिलेगा। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक है, तो अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, इंश्योर रखना है, तो ओनरशिप बदलिए। अगर सेम बैंक में ही रखना चाहते हैं तो ओनरशिप बदल दीजिए। इफ़ द फंड्स आर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप, है ना, आर डिपॉजिटेड इनटू सेपरेट बैंक, दे वुड बी सेपरेटली इंश्योर्ड। तो अगर जो है मतलब ओनरशिप अलग अलग है या अलग अलग बैंकों में आपने जमा कर रखा है, जैसे राम ने SBI में भी 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और राम ने मान लीजिए जो है इलाहाबाद बैंक में भी 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, तो इलाहाबाद बैंक में अलग से इंश्योरेंस रहेगा, SBI में अलग से इंश्योरेंस रहेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो अगर मान लिया होगा 2 करोड़ रुपए हैं तो उनको अलग अलग बैंकों में बांट करके रखिए, तो इंश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि कोई बैंक ऐसा इस सिचुएशन में गया हो, लेकिन फिर भी ठीक है। अगला है, आर द डिपॉजिट्स इन डिफरेंट बैंक सेपरेटली इंश्योर्ड? तो यस, मतलब जो है जो आपने अलग अलग डिफरेंट बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है वो अलग अलग इंश्योर्ड होता है। तो हाँ, ऐसा है। इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड इन मोर देन वन बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली टू द डिपॉजिट इन ईच बैंक। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ही था कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए SBI में जमा कर रखा है, 5 लाख रुपए जो है मान लीजिए आपने केनरा बैंक में जमा कर रखा है, 10 लाख रुपए मान लीजिए आपने HDFC बैंक में जमा कर रखा है, तो इन हर एक केस में इंश्योरेंस आपको अलग अलग मिलेगा। इस बैंक में भी 5 लाख, इस बैंक में भी 5 लाख और इस बैंक में आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अब सवाल ये है कि व्हेन DICGC इज लाइबल टू पे, DICGC की जिम्मेदारी कब होगी वो पैसा दे दे। तो इफ़ एनी बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन, यदि कोई बैंक जो है
लिक्विडेट होता है, दिवालिया होता है, उसको मतलब जो है लिक्विडेट करने का मतलब होता है उसको जो है पूरी तरह से उसके जो भी एसेट्स वगैरह वो बेच करके लोगों की देनदारियाँ चुकाना, है ना। तो अगर कोई बैंक लिक्विडेशन में जाता है तो उस केस में DICGC जो है लाइबल टू पे है लिक्विडेटर, है ना, द क्लेम अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिटर अप टू ₹5 लाख विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम लिस्ट फ्रॉम द लिक्विडेटर। तो जब भी कोई बैंक जो है लिक्विडेट होगा, उसके एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे, तो वहाँ पर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा NCLT वगैरह के द्वारा। तो वो जो लिक्विडेटर होगा, जब वो क्लेम की लिस्ट देगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर पर ईच डिपॉजिटर के हिसाब से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा DICGC को, ठीक है। कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम DICGC कवरेज। तो क्या कोई बैंक जो है चाहता है कि मुझे DICGC का ये जो 12 पैसे पर ईयर लग रहे हैं मैं नहीं पे करना चाहता, तो क्या विड्रॉ कर सकता हूँ? तो नहीं, नॉट अलाउड फ्रेंड। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपलसरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है आपका कंपलसरी है और कोई भी बैंक इसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। जितना भी बताया फ्रेंड, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की होप मैं नहीं करता हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर कर दिए हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी हमने देखा है उसको फटाफट एक बार क्विक रिकैप करेंगे। DICGC का फुल फॉर्म पूछा था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है। जो कस्टमर के डिपॉजिट होते हैं उनको DICGC इंश्योर करता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फुल्ली ओन या होली ओन सब्सिडरी है, ओके। सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी कि अपने कस्टमर के पैसे को इंश्योर करवाएं, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, चाहे RRBs हों, चाहे फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, उन सभी को DICGC से अपने पैसे को इंश्योर करवाना, कस्टमर के पैसे को इंश्योर करवाना कंपलसरी होता है। पर अकाउंट जो है 5 लाख रुपए मैक्सिमम DICGC पे करता है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है, जो प्रीमियम है, इसको कौन सहता है, कौन बियर करता है? तो इट इज़ बॉर्न बाई बैंक। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक पे करता है। प्रीमियम जो है 12 पैसे पर 100 रुपये पर एनम होता है, यानी हर 100 रुपये पर 12 पैसे 1 साल में देना होता है। प्रीमियम हाफ ईयरली पेबल होता है, यानी कि 6 पैसे हर 6 महीने पर देने पड़ते हैं। DICGC इंश्योरेंस किन चीज़ों को देता है? तो आपके जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट का हो, चाहे फिक्स का हो, चाहे करंट का हो, चाहे RD हो, सभी अकाउंट के इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन से डिपॉजिट जो है कवर नहीं किए जाते हैं? तो इंटर बैंक डिपॉजिट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट और फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट को इंश्योर नहीं किया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं। डज DICGC कवर करता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को केवल कवर करता है या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को करता है? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, DICGC प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को करता है, अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए करता है। उसके बाद में अगर हम जो है एक ही बैंक में अलग अलग तरीके से पैसे को डिपॉजिट कर दें तो क्या उससे हमारा जो है इंश्योरेंस बढ़ जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि सेम टाइप की ओनरशिप जिनकी होगी सेम बैंक में, जितने भी अकाउंट सेम ओनरशिप के होंगे उन सबको पहले जोड़ लिया जाता है, तब इंश्योरेंस डिटरमाइन किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि राम के पास में FD भी है 5 लाख की, राम के पास में 5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में है, राम के पास RD के भी 5 लाख हैं। तो ये सभी सेम ओनरशिप में है, तो ये सारा पहले जोड़ा जाता है। मान लीजिए 50 लाख हो गए सब मिला करके, तो उस 50 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर सेम ओनरशिप में है तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर ओनरशिप बदलती है फ्रेंड, डिफरेंट टाइप की ओनरशिप हो या डिफरेंट बैंकों में आप पैसे जमा कर दें, तब आपको सेपरेट इंश्योरेंस मिलता है, ओके। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंट बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो वो सेपरेटली इंश्योर्ड होते हैं? तो यस, ये बात सही है। अगर आप मोर देन 1 बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो इंश्योरेंस कवरेज लिमिट हर एक बैंक पर सेपरेटली लागू होती है। DICGC की जिम्मेदारी कब होती है पे करने की? तो DICGC तब पे करेगा जब कोई बैंक लिक्विडेशन में जाए। लिक्विडेशन में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर क्लेम की लिस्ट देगा कि हमारे पास इतने कस्टमर हैं, तो हर एक कस्टमर को आप 5-5 लाख रुपए पे करिए, और ये 5 लाख रुपए उसे 2 महीने के अंदर अंदर पे करना होगा। कब से 2 महीने? जब लिक्विडेटर क्लेम की लिस्ट DICGC को सबमिट कर दे। अब कोई DICGC कवरेज से क्या कोई बैंक अपने आप को विड्रॉ कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कोई भी बैंक इससे विड्रॉ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।